वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.3 को पढ़ने वाले हैं और इसमें हमें क्या पढ़ना है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। दो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट कब होंगे? तो आपने पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में, यहाँ पर यदि P ऑफ A इंटरसेक्शन B वो बराबर हो P ऑफ A इंटू P ऑफ B के, तो दो इवेंट्स क्या हो जाएंगे आपके, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब यदि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर आ जाता है P A इंटू P B के, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B के बराबर आ जाता है, तो A और B क्या हो जाएंगे आपके, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यदि वो यहाँ पर आपसे ऐसा बोल दे कि तीन इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूव कीजिए, तो यहाँ पर P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यदि P ऑफ A P ऑफ B P ऑफ C के बराबर आ जाता है, तो आप बोल देंगे कि P A B C क्या है, आपके इंडिपेंडेंट इन नेचर है। अगला पॉइंट वो आपसे बोल सकता है कि आप A कॉम्प्लीमेंट एंड A नॉट एंड B नॉट को क्या प्रूव करें, इंडिपेंडेंट प्रूव करें। तो आप यहाँ पर P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट को किसके बराबर प्रूव कर देंगे, P ऑफ A नॉट इंटू P B नॉट के बराबर आ जाता है, तो आप बोल देंगे कि A नॉट एंड B नॉट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। और इसी में A नॉट और B नॉट पर दो की फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ये आपके यूज होंगे क्वेश्चंस के अंदर। P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट किसके बराबर होता है आपका, ये होता है, देखिए A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, यहाँ पर P ऑफ A यूनियन B और पूरे पर नॉट आ जाता है, और किसी के भी ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम 1 माइनस कर देते हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी को, उसके होने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस करके हमें ये मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट को आप ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस P A यूनियन B, और यहाँ पर P ऑफ A नॉट यूनियन B नॉट को आप ऐसा लिख सकते हैं P ऑफ, ये साइन उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा इंटरसेक्शन B टोटल का नॉट, और वो बराबर हो जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B के। तो P ऑफ A नॉट यूनियन B नॉट को आप लिख सकते हैं 1 माइनस P A इंटरसेक्शन B। तो इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बेसिक था वो ज़रूरी आपने पढ़ लिया है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 15.3। तो देखिए 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इफ़ A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट, क्या दे रखा है आपको, दो कंडीशंस दे रखी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको दे रखी है 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B आपको दे रखी है 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपको दे रखी है 1/2। देन शो दैट A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। हमें ये चीज़ें दे रखी हैं आपके क्वेश्चन के अंदर कि P ऑफ A 1/4 है, P ऑफ B 1/3 है एंड P ऑफ A यूनियन B 1/2 है। तो मुझे शो करना है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B को PA इंटू PB के बराबर होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो PA इंटरसेक्शन B है ही नहीं, तो हम निकाल लेंगे। हम जानते हैं, वी नो दैट P ऑफ A यूनियन B बराबर होता है आपका P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर जैसे ही आप सारी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे, ये 1/2 है आपका, 1/4 प्लस 1/3 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसको इधर ले आएंगे और इस 1/2 को वहाँ पर ले गए हम। एलसीएम लेंगे जब आप इसका, तो एलसीएम आएगा 12 और ये आ गया 1/12। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आया है आपका, 1/12 आया है। अब मैं निकाल लेता हूँ P ऑफ A इंटू P ऑफ B, और P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है आपका 1/4 और P ऑफ B है 1/3, दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 1/12, और ये किसके बराबर है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B के। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आया आपका, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के।
हैंस A एंड B आर इंडिपेंडेंट। बस हो गया। ये आपको करना है हर क्वेश्चन के अंदर, जहां पर भी वो आपसे बोले कि दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट प्रूव कीजिए, उनके इंटरसेक्शन को दोनों की प्रोबेबिलिटीज के बराबर दिखाना है, एंड A एंड B यहां पर क्या हो गए हैं, आपके इंडिपेंडेंट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट, फर्स्ट का जो सेकेंड पार्ट है वो हमसे कह रहा है A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट PA इज इक्वल टू 1/2 और PA कितना दे रखा है आपको 1/2 एंड PB आपको कितना दे रखा है 7/12 एंड P नॉट A और दे रखा है बीच में, और मतलब यूनियन B नॉट इज इक्वल टू 1/4। स्टेट वेदर A एंड B आर इंडिपेंडेंट, मतलब क्या हमें बताना है कि ये इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है आपका। तो यहाँ से इसको देखें, P ऑफ A नॉट यूनियन B नॉट, हमने थोड़ी देर पहले आपको ये फॉर्मूला बताया, P ऑफ A नॉट यूनियन B नॉट को लिख सकते हैं 1 माइनस पी A इंटरसेक्शन B। तो 1 माइनस पी A इंटरसेक्शन B, जो भी वैल्यू अपने पास है उसको यहाँ रख दो, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ A इंटरसेक्शन B। इसको इधर लेके आएंगे तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आ गया 1 माइनस 1/4, मतलब 3/4 के बराबर आ गया है P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें मिल गया, और इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें P ऑफ A और P ऑफ B की मल्टीप्लाई और चाहिए। तो P ऑफ A इंटू P ऑफ B, ये आ गया 1/2 इंटू 7/12 और ये आया 7/24। तो ध्यान से देखें, P ऑफ A इंटू P ऑफ B, क्या P ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर है? नहीं है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। हैंस A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो A और B जो हैं वो आपके क्या होंगे, इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। तो बस हमें हर क्वेश्चन में यही चेक करना है, यदि ये बराबर आते हैं तो इवेंट इंडिपेंडेंट है, और बराबर नहीं आते हैं तो इवेंट्स क्या हैं आपके, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो क्या दे रखा है आपको, ए डाई इज थ्रोन इफ E इज द इवेंट द नंबर अपियरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड F इज द इवेंट द नंबर अपियरिंग इज एन इवन, फाइंड वेदर E एंड F आर इंडिपेंडेंट। मतलब क्या कह रहा है आपसे कि एक डाई को थ्रो किया जाता है और E एक इवेंट है आपका कि जो डाई पर क्या आए, नंबर आए वो मल्टीपल ऑफ 3 हो, तो E एक इवेंट बन गया मल्टीपल ऑफ 3 के लिए। दूसरा F एक इवेंट है कि जो नंबर अपीयर हो रहा है वो क्या है आपका इवन है। तो हमें चेक करना है कि E और F क्या आपके इंडिपेंडेंट है या फिर नहीं है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो हम यहाँ का क्या बोलेंगे, ए डाई इज रोल्ड एंड S इज द सैंपल स्पेस। S क्या है आपका यहाँ पर, सैंपल स्पेस है। तो S के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे आपके, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट्स आपके इसके अंदर होंगे। E एक इवेंट है, E डिनोट्स द इवेंट ऑफ अपीयरिंग नंबर अ मल्टीपल ऑफ 3, कि मल्टीपल ऑफ 3 हो यहाँ पर। तो 3 के मल्टीपल कौन कौन से हैं, देखिए एक तो पहला 3 है, दूसरा 6 है, बस यही दो इस सैंपल स्पेस के अंदर मल्टीपल ऑफ 3 हैं आपके। तो यहाँ पर मैं निकालना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए कितने एलिमेंट हैं, n ऑफ E अपॉन n ऑफ S, 2/6 मीन्स 1/3, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपकी। अब यहाँ पर देखिए F इवेंट है अपीयरिंग, द नंबर अपीयरिंग, F डिनोट्स द इवेंट नंबर अपीयरिंग इज इवन, कि जो इवन नंबर वहां पर अपीयर हो रहा है। तो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, 2 4 6, ये हैं आपके। तो P ऑफ F कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ F यहाँ पर है 3, टोटल 6, प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। अब मुझे डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बताने के लिए E इंटरसेक्शन F और चाहिए इसमें, तो मैं निकाल लेता हूँ E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F कितना हो गया आपका, E इंटरसेक्शन F में ज़रा देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल 6 यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F 1/6 हो गया।
P ऑफ E इंटरसेक्शन F मुझे मिल गया, मैं निकाल लेता हूँ P ऑफ E इंटू P ऑफ F, और वो कितना है आपका, वो है 1/3 इंटू 1/2 एंड विच इज इक्वल टू 1/6। तो दोनों बराबर हैं आपके। अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F, हैंस E एंड F आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर जो E और F हैं वो क्या हैं आपके, इंडिपेंडेंट है। तो बस यही करना था हमें क्वेश्चन में, E और F की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी और फिर उसे ये बताना था कि E और F क्या आपके इंडिपेंडेंट हैं या फिर नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 coins are tossed simultaneously. Consider the events E, 3 heads or 3 tails, F at least 2 heads, G at most 2 heads ऑफ द पेयर्स। देखिए, एक 3 कॉइन्स को टॉस किया जाता है और 3 इवेंट्स आपको दे रखे हैं E, F, G, और इसमें कुछ पेयर्स बना रखे हैं। E और F को चेक करना है, E और G को चेक करना है, F और G को चेक करना है कि वो उनमें से कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा डिपेंडेंट है आपका। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एंड S इज द सैंपल स्पेस। तो S क्या है आपका, यहाँ पर सैंपल स्पेस है। तो S के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर से ध्यान से देखें। आपको 2 के लिए बनाना कोई कठिन काम नहीं है आपका, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। बस इसका एक और 2 तो यहाँ टॉस हो गए, एक और टॉस कर लेते हैं, उसमें आएंगे हेड टेल। दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, आपको 3 कॉइन्स के लिए क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस मिल जाएगा। पहले हेड हेड को इसके साथ करें तो यहाँ आएगा हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड, सॉरी पहले हेड टेल हेड हो गया, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, और यहां पर टेल टेल हेड एंड टेल टेल टेल, ये बन गया। बारी बारी से कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको इसमें कर देना है। अब यहां पर देखिए 8 एलिमेंट्स यहां पर आने चाहिए। जितनी कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हैं 2 की पावर में उतने एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में होने चाहिए। अब ई इवेंट आपको क्या दे रखा है उसको जरा लिख लेते हैं। आप यहां पर ध्यान से लिखेंगे, ई बी द इवेंट डिनोटिंग 3 हेड्स और 3 टेल्स। यहां पर 3 हेड्स और 3 टेल्स, मतलब कम या तो 3 हेड होने चाहिए या फिर 3 टेल होने चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। तो 3 हेड और 3 टेल वाले एलिमेंट कौन से हैं आपके, बस यही हैं 2, जिसमें 3 हेड आते हैं और इसमें 3 टेल आते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसमें 3 हेड या फिर 3 टेल आपके हों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो गई, 2 तो इसमें है, 8 टोटल है, तो 1/4 हो गई। अब एफ को देखें ज़रा ध्यान से कि एफ इवेंट क्या दे रखा है आपको। एफ इवेंट दे रखा है एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए आपके। एटलीस्ट 2 हेड्स, तो एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड होने चाहिए, उससे ज़्यादा होंगे तो भी हम उसको कंसीडर करेंगे। यहाँ पर 3 हेड है तो ये इसमें आ जाएगा, इसमें 2 हेड है ये भी इसमें आएगा, अगले वाले में 2 हेड है ये भी इसमें आएगा, इसमें 1 हेड है ये नहीं आएगा, तो टेल हेड हेड इसमें आएगा, इसमें 1 हेड है ये भी नहीं आएगा और कोई नहीं आएगा इसके अंदर, बस यही होंगे। ये आपके 4 इसमें होंगे कि कम से कम 2 हेड होने चाहिए और उससे ज़्यादा भी हैं तो वो भी हमें इसमें चाहिए होंगे आपके। तो यहाँ पर बस यही बन पा रहे हैं। P ऑफ F कितना हो गया, वो हो गया 4/8, दैट मीन्स 1/2। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं G एलिमेंट क्या है आपका। G एलिमेंट है आपका एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड होने चाहिए आपके, और नहीं भी होंगे तो भी हम उसको इसमें कंसीडर करेंगे। तो इसमें तो 3 है ये नहीं आएगा, इसमें 2 वाला आएगा, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH एंड TTT। 2 हेड वाले भी इसमें आएंगे, 1 हेड वाले भी आएंगे, और जिसमें हेड नहीं है वो भी इसमें आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 वरना 0 तक भी आपको जाना है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी क्या हो जाएगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7 7/8 हो गई है आपकी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। अब पहले पेयर की मैं बात करूं तो वो कह रहा है मुझसे ई कॉमा एफ पेयर को चेक कीजिए। तो ई कॉमा एफ के लिए मुझे पी ऑफ ई चाहिए, पी ऑफ एफ चाहिए और ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। तो मैं निकाल लेता हूं ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में ध्यान से देखें क्या कॉमन आ रहा है, बस एक ही एलिमेंट कॉमन आ पा रहा है, एच एच एच, ये दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। अब मैं निकाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और वो हो गई 1/8। तो P ऑफ E इंटरसेक्शन F मुझे मिल गया। अब मैं निकाल लेता हूं P ऑफ E इंटू P ऑफ F और प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितनी है आपकी 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F है आपकी 1/2, तो ये आ गया 1/8। तो दोनों बराबर आ रहे हैं। यहां पर आप लिख देंगे इसमें P of E intersection F is equal to P of E into P of F. Hence, E and F are independent. तो आपके E और F क्या हैं? इंडिपेंडेंट हो गए हैं। एक पेयर को हमने चेक कर लिया और दूसरा पेयर क्या कह रहा है आपसे? E और G। दूसरा पेयर है E कॉमा G। देखिए पी ई पी एफ पी जी हम निकाल चुके हैं, बस अब मुझे क्या चाहिए होगा ई इंटरसेक्शन जी। तो ई इंटरसेक्शन जी मैं निकाल लेता हूँ। ई का जी के साथ इंटरसेक्शन, कौन सा पार्ट इसमें आ रहा है? बस एक ही एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है और वो है टेल टेल टेल। और यहाँ पर मैं निकालूँ पी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी, वो होगी 1/8। और अब मैं निकाल लेता हूँ पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ जी। तो P ऑफ E है आपका 1/4 और P ऑफ G है आपका 7/8, तो ये आ गया 7/32। ध्यान से देखें दोनों बराबर नहीं है, तो P ऑफ E इंटरसेक्शन G इज नॉट इक्वल टू PE इंटू PG। हैंस E कॉमा G इज नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है आपका। नेक्स्ट पेयर, हम नेक्स्ट पेयर को देखते हैं एफ जी। अगला पेयर हमें इसमें दे रखा है एफ जी, तो मुझे चाहिए एफ इंटरसेक्शन जी। एफ इंटरसेक्शन जी मैं निकाल लूंगा। तो एफ और जी में क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए ज़रा। एफ और जी में हेड 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 नहीं है, ये इसके अंदर हेड हेड टेल, तो हेड हेड टेल इसमें है, ऑब्वियसली हेड हेड टेल इसके अंदर है, तो ये आ जाएगा इसमें। हेड टेल हेड भी इसके अंदर है, ये भी आ जाएगा इसमें। टेल हेड हेड ये भी इसके अंदर है, तो यहाँ पर टेल हेड हेड भी इसमें आ जाएगा। तो P ऑफ F इंटरसेक्शन G वो क्या आ गया आपका? ये आ गया 3/8। अब मैं निकाल लेता हूँ P ऑफ F इंटू P ऑफ G। P ऑफ F है आपका 1/2 और P ऑफ G है 7/8, मतलब 7/16। ध्यान से देखें दोनों बराबर नहीं है, तो P ऑफ F इंटरसेक्शन G इज नॉट इक्वल टू P ऑफ F इंटू P ऑफ G। तो हम बोलेंगे F एंड G आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो F और G क्या हैं आपके? इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको 3 इवेंट्स दे रखे थे, हमने उन 3 इवेंट्स की बारी बारी प्रोबेबिलिटी निकाल ली और फिर उसमें 3 पेयर्स दे रखे थे आपको, ये तीनों, और हमें इन्हें चेक करना था कि ये इंडिपेंडेंट होंगे या फिर डिपेंडेंट होंगे। तो इसमें सिंपल था, जब ई और एफ की बात कर रहा था तो मैंने ई इंटरसेक्शन एफ लिया है, ई जी की बात कर रहा था तो ई इंटरसेक्शन जी लिया है, एफ जी की बात कर रहा था तो एफ इंटरसेक्शन जी लिया है। इसी तरीके से आपके पास चाहे 10 इवेंट दे दे, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि जो रेस्पेक्टेड प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, जो रेस्पेक्टिव इवेंट्स आपको दे रखे हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे या फिर डिपेंडेंट होंगे आपके। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है आपको? P ऑफ A इज इक्वल टू 3/5 एंड P ऑफ B इज 1/5। फाइंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट में आपको P ऑफ A दे रखा है और वो कितना दे रखा है? 3/5 एंड P ऑफ B दे रखा है एंड दैट इज 1/5।
तो आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है जब उसने ये दे दिया है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हमें आप जानते हैं इफ A एंड B आर independent events, then P of A intersection B is equal to P of A into P of B। तो P of A है 3/5, P of B है आपका 1/5, ये आ गया 3/25। तो P of A intersection B कितना आया आपका 3/25, और यही क्या है आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपको P ऑफ A दे रखा है एंड P ऑफ A दिया है आपको 0.2, P ऑफ A यूनियन B दिया है आपका वो है 0.5, P ऑफ B निकालना है। ध्यान से देखें A एंड B इंडिपेंडेंट है आपके, तो यहाँ पर देखिए अगर A एंड B इंडिपेंडेंट हैं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो बराबर होगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। कोई डाउट नहीं है इसमें, ये इसके बराबर होगा। P ऑफ B हमें नहीं पता लेकिन P ऑफ A पता है 0.2 इंटू P ऑफ A। अब P ऑफ A यूनियन B का एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि P ऑफ A यूनियन B किसके बराबर होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। बस इस फॉर्मूले को यूज़ करके अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। P ऑफ A यूनियन B हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो 0.5 है, P ऑफ A 0.2 है, P ऑफ B हमें नहीं पता, और P ऑफ A इंटरसेक्शन B को हमने अभी निकाला वो है 0.2 इंटू P ऑफ B। इसको इधर ले आते हैं हम, तो ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.2, और यहाँ से दोनों में से P ऑफ B कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.2। इन दोनों में से प्रॉबिलिटी ऑफ B कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1 माइनस 0.2। यहाँ पे कितना आया 0.3, ये है P ऑफ B मल्टीप्लाई 0.8। तो P ऑफ B इज इक्वल टू 0.3 बाई 0.8, इससे ये कटा, ये आया 3/8, और यही आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो बस ये फॉर्मूला हमने यूज़ करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, और जो क्या दे रखा है आपको, इफ़ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स वेयर P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3 एंड P ऑफ B इज इक्वल टू 0.4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, सॉरी फर्स्ट नहीं, पहले जो डाटा दे रखा है उसको लिख देते हैं हम। P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3 एंड P ऑफ B इज इक्वल टू 0.4। अब पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि A एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो फर्स्ट पार्ट में आपको P ऑफ A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना हो गया आपका, वो होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B, और ये दे रखा है 0.3 इंटू 0.4, ये आ गया आपका 0.12, ये आ गया है। नेक्स्ट पार्ट बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही करना है आपको। नेक्स्ट पार्ट में वो पूछ रहा है आपसे P ऑफ A यूनियन B। तो P ऑफ A यूनियन B का हम फॉर्मूला जानते हैं, ये किसके बराबर होता है आपका P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B के। अब यहाँ पर P ऑफ A यूनियन B हम निकाल रहे हैं, और ये चीज़ें आपको दे रखी हैं 0.3, 0.4 माइनस 0.12, ये कितना हो गया, ये हो गया 0.7 माइनस 0.12। जब इसमें से इसको घटाएंगे आप तो ये मिलेगा आपको 0.858। ये है आपका फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, डेफिनेटली 0.58। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है P ऑफ A बाई B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक्सरसाइज 15.1। तो P ऑफ A बाई B किसके बराबर होता है, वो होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है हमारा, ये है 0.12, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है हमारी 0.4। अब यहाँ पर आप इसे काटेंगे इससे तो क्या मिलेगा, देखिए पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 100
और यहाँ पे पॉइंट को हटाने के लिए 10, तो ये से कट गया 3, ये आ गया 0.3 आपका। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में हमें निकालना है, इसमें फोर्थ पार्ट में P ऑफ B बाई A, और इसका आंसर क्या दे रखा है 3/10। 3/10 दे रखा है तो इसको आप 3/10 भी लिख सकते हैं, पॉइंट नहीं लगाना, 3/10 लिख देना। नेक्स्ट है P ऑफ B बाई A, तो P ऑफ B बाई A किसके बराबर है आपका, वो है P ऑफ A इंटरसेक्शन B, नीचे A है तो P ऑफ A, ये है 0.12, और P ऑफ A क्या दे रखा है आपको 0.3, और ये क्या मिलेगा आपको 0.4 या फिर 4/10। तो ये सारा डाटा आपको यूज़ करना है, आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आप प्रीवियस नॉलेज आपको पता है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको सॉल्व करने में। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। फॉर 2 इवेंट्स A एंड B गिवन दैट, 2 इवेंट्स A एंड B हैं और उनके लिए हमें क्या दे रखा है कि P ऑफ A है आपका 0.4 एंड P ऑफ B है आपका P एंड P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A यूनियन B आपको दे रखा है 0.6। तो P आपको निकालना है, जिसमें पहला, इसमें P की वैल्यू बतानी है, और पहला केस है A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो A एंड B इंडिपेंडेंट दे रखे हैं, यदि A एंड B आर इंडिपेंडेंट तो हम जानते हैं कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होता है आपका P ऑफ A इंटू P ऑफ B के। यहाँ पर P ऑफ A क्या है आपका 0.4 एंड P ऑफ B है P आपका, तो ये आ गया 0.4 इंटू P। P ऑफ A यूनियन B दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A कितना है 0.4, P ऑफ B है P माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B हमने अभी निकाला 0.4 इंटू P, और P ऑफ A यूनियन B है 0.6। इसको इधर ले आते हैं, तो 0.6 माइनस 0.4, दोनों में से P कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 0.6 इंटू P, यहाँ पे 0.2, तो P इज इक्वल टू 0.2, ये डिवाइड में आ जाएगा 0.6, P इज इक्वल टू 1/3। सेकेंड केस, सेकेंड पार्ट, इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ज़रा आप ध्यान से समझें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। मान लीजिए A एक इवेंट है आपके पास, उसमें कुछ एलिमेंट हैं, B एक इवेंट है, उसमें कुछ एलिमेंट है आपके, तो A इंटरसेक्शन B, यदि A इंटरसेक्शन B हम निकालें और उसमें आपको कोई भी एलिमेंट ना मिले, मतलब वो एक नल सेट आपको मिले जिसमें कुछ भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम क्या कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। ध्यान से समझना है, इवेंट्स के केस में समझें कि यदि उन इवेंट्स का इंटरसेक्शन फाई या फिर उनमें कुछ भी एलिमेंट ना हो, तो ऐसे इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। और दो इवेंट्स यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो मैं यहां पर बोल सकता हूं n ऑफ A इंटरसेक्शन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B क्या होंगे 0 होंगे आपके, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर है n ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ns, और ये है 0 अपॉन और ns कुछ भी हो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दो की पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं अपने, कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन होता है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, और उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है A इंटरसेक्शन B क्या होता है 0 होता है आपका, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के केस में। तो यहां पर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, आपको दे रखा है कि A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर हो गया 0 के बराबर होगा बाय दैट कंडीशन, और आपको सारा डाटा इसमें यही दे रखा है। तो हम जानते हैं कि P ऑफ A यूनियन B किसके बराबर होता है आपका, वो होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। इस पार्ट में A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये 0 हो जाएगा, और P ऑफ A है आपका 0.4 प्लस P माइनस 0 एंड P ऑफ A यूनियन B है 0.4। इसको इधर ले आएंगे
तो P इज इक्वल टू 0.6 माइनस 0.4 एंड P इज इक्वल टू 0.2। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है आपका। अब हम देखते हैं इसका सेवंथ क्वेश्चन। A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स। A and B are two independent events such that P of A is equal to 0.3 and P of B is equal to 0.5। तो पहला पार्ट आपको निकालना है P, A और B। तो यहां पर देखिए A and B are independent, इंडिपेंडेंट है, तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, PA इंटू PB के, मीन्स 0.15 ये होगा। क्वाइट सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में P ऑफ A यूनियन B, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। सारी चीज़ें यहाँ पर रखेंगे, 0.3 प्लस 0.5 माइनस 0.15, और ये है P ऑफ A यूनियन B। ये हो गया 0.8 माइनस 0.15, एंड यहाँ पर होगा ये आपका इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पर 0.65। सेकेंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है इसमें P A एंड नॉट B। P A एंड मतलब इंटरसेक्शन नॉट B। तो ये क्या होता है आपका, इससे पहले आप दो की फॉर्मूले नोट करें। यहाँ पर मैं आपको ये लिखवा देता हूँ दोनों ही फॉर्मूले। यहाँ पर देखिए, यदि आपसे P ऑफ E नॉट इंटरसेक्शन F निकलवाए या फिर P ऑफ E इंटरसेक्शन F नॉट आपसे निकलवाए, तो ये बराबर होता है PF माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F, और यहाँ पर ये होता है PE माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। दोनों फॉर्मूले आपको नोट कर लेने हैं कि जब भी यहाँ पर देखो जिस पर नोट होता है ना, उससे दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी में से हम इंटरसेक्शन को घटा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जिस पर नोट है उससे दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी में से हम इसको घटा देंगे। सेम यहाँ पर दे रखा है, तो जिस पर नोट है उससे दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी में से हम इसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को घटा देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। P ऑफ A दे रखा है 0.3 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B दे रखा है आपको 0.15, और यहाँ पर जब इसमें से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे देन ये आपको मिलेगा 0.15, और यही क्या है, आंसर है आपका इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही करना है कि जो आपकी कंडीशन दे रखी है उन्हें इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूले आपको नए हैं, दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लें, मैथ में नहीं दे रखे हैं आपको। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन शो दैट A नॉट एंड B नॉट आर आल्सो इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में A एंड B आपको इंडिपेंडेंट दे रखे हैं। अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होगा। मुझे P A नॉट एंड P B नॉट को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है। तो अल्टीमेटली ध्यान से देखें, यदि मैं इस कंडीशन को ला पाता हूं तो हम कह सकते हैं कि P A नॉट एंड B नॉट आर इंडिपेंडेंट। तो ये मुझे P A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट इन दोनों के बराबर दिखाना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर दिखाना है। तो अब ध्यान से देखें, P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट ये हमने पढ़ा था, ये किसके बराबर होता है आपका P ऑफ, ये साइन उल्टा हो जाएगा, टोटल का नॉट मतलब 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B के बराबर होता है। हमने शुरुआत में ही इस फॉर्मूले को पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। माइनस को अंदर ले जाएं, 1 माइनस P ऑफ A माइनस P ऑफ B, और ये हो जाएगा प्लस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर है आपका
P ऑफ A इंटू P ऑफ B। यहाँ पर इन दोनों के अंदर से मैं P ऑफ B, इनफैक्ट माइनस P ऑफ B कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 1 माइनस P ऑफ A माइनस P ऑफ B, अंदर बचा 1 माइनस P ऑफ A। यहाँ पर भी 1 माइनस PA 1 माइनस PA, दोनों को बाहर ले लेते हैं, तो 1 माइनस P ऑफ A हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पर माइनस P ऑफ B। तो 1 माइनस PA किसके बराबर होता है? PA नॉट के। 1 माइनस PB ये होता है PB नॉट के। तो हमने क्या बोल दिखा दिया यहाँ पर कि P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट किसके बराबर है आपका? PA नॉट इंटू PB नॉट के। हैंस A नॉट एंड B नॉट आर इंडिपेंडेंट। तो हमने क्या बोल देंगे यहाँ पर कि A नॉट और B नॉट क्या है आपके? इंडिपेंडेंट है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बेसिकली आपको दो पार्ट्स दे रखे हैं। 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स वन आफ्टर द अदर विद रिप्लेसमेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 कार्ड्स आर स्पेड? अच्छा, मतलब 3 कार्ड निकाले जाते हैं एक डेक से आपके, और तीनों कार्डों के स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है जब रिप्लेसमेंट किया जा रहा है आपका। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, हम मान लेते हैं A, B एंड C be the event of getting spade in first, second and third draw respectively। मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ड्रा में स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी के नाम को हमने क्या दिया है? A, B, C। तो P ऑफ A, अब स्पेड कितने होते हैं टोटल आपके? उसमें होते हैं 13 स्पेड, तो टोटल कार्ड्स हैं 52 और स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 13/52 मीन्स 1/4। ये हो गया आपका। अब P ऑफ B निकालते हैं हम। P ऑफ B क्या होगा? ध्यान से देखिए, पहला स्पेड निकाला गया, देख के उसको वापस डाल दिया है। अब टोटल कार्ड्स कितने हैं? अभी भी 52 हैं, और स्पेड कितने हैं? अभी भी 13 है। तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी अब भी क्या होगी? 13/52 मीन्स 1/4। सिमिलरली C में आपका ये भी क्या रहेगी? 13/52 मीन्स 1/4, क्योंकि कार्ड को निकाला जाता है और वापस उसमें डाल दिया जाता है आपका, तो उससे प्रोबेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a spade in all 3 draws, तो वो किसके बराबर होगी आपकी? वो होगी P ऑफ A B C इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C, मीन्स 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो 1/64 इज द आंसर। तो तीनों कार्ड स्पेड आए विद रिप्लेसमेंट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/64। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट 2 कार्ड्स आर क्वींस एंड थर्ड कार्ड इज इन ब्लैक एस। तो हम मान लेते हैं A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग a queen in first draw, and B be the event of getting a queen in second draw, and C be the event of getting a black ace in third draw। हमने मान लिया कि A इवेंट आपका एक क्वीन आती है फर्स्ट ड्रा में, B एक इवेंट है कि क्वीन आती है सेकंड ड्रा में, एंड C इवेंट है आपका कि एक ब्लैक एस मिलता है आपको थर्ड ड्रा में। तो P ऑफ A क्या है आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ A, मतलब एक क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी। क्वीन कितनी होती है आपकी कार्ड्स के अंदर? क्वीन होती है 4 आपकी, और 4 आप बाई 52, टोटल कार्ड्स 52 मीन्स 1/13 आ गई। P ऑफ B, अब क्वीन निकाली गई और उसको वापस डाल दिया गया है, विद रिप्लेसमेंट सारा काम हो रहा है, तो अभी भी क्वींस कितनी हैं आपके पास? 4, टोटल कार्ड्स 52, दैट मीन्स 1/13। नेक्स्ट P ऑफ C, एक ब्लैक एस। ब्लैक एस कितने होते हैं? उसमें 2 होते हैं आपके, तो ब्लैक एस हैं 2, 2/52 मीन्स 1/26। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी? P ऑफ A B C दैट इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ
सी, एंड ये आपको मिल पा रहा है यहाँ पर 1/13 इंटू 1/13 इंटू 1/26। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, जो इवेंट्स दे रखे थे उनको माना, उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली बाय मल्टीप्लिकेटिव लॉ फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट से उसकी प्रोबेबिलिटी हमको मिल जाएगी यहाँ पर। तो देखिए अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द आउटकम इज नोटेड एंड द कार्ड इज रिप्लेस्ड, द पैक इज रीशफल्ड, अनदर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द पैक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। मतलब क्या है, एक कार्ड निकाला जाता है आपका और आउटकम को नोट करके, मतलब जो भी कार्ड मिला उसकी आउटकम देखी कि क्या मिला है, उसको वापस डाला एंड कार्ड को रीशफल कर दिया गया। अनदर कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक, और फिर से एक और कार्ड उसमें से निकाला है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला पार्ट है इसका, बोथ कार्ड्स आर ऑफ द सेम शूट। तो यहां पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। लेट ए बी द इवेंट of getting a card from any shoot, B be the event of getting a card from same shoot। समझिए ज़रा प्रोबेबिलिटी में क्या निकलवा रहा है। शूट मतलब होता है चार, मतलब जैसे यार डायमंड है, एक शूट है आपका, स्पेड है, वो एक शूट है आपका, तो दोनों कार्ड एक शूट से निकलने चाहिए। तो देखिए होना क्या चाहिए, जो पहला कार्ड वो कहीं से भी निकल सकता है, चारों सूट में से किसी से भी निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए वो निकलता है डायमंड से, ईंट से निकलता है आपका, तो डायमंड से निकला तो जो दूसरा कार्ड है वो भी डायमंड से निकलना चाहिए आपका, तब वो दोनों कार्ड किसके होंगे, सेम शूट के होंगे। जरूरी नहीं है डायमंड, स्पेड से निकल जाए पहला कार्ड तो दूसरा भी स्पेड से निकलना चाहिए। तो इस तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पी ऑफ ए देखिए, पी ऑफ ए टोटल कार्ड्स है 52, पहला कार्ड चारों सूट में से किसी में से भी निकल सकता है, तो मतलब 52 में से कोई सा भी निकल जाए, प्रोबेबिलिटी आई 1। इसे हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेनिटी, जब हमें पता है कि किसी में से भी कार्ड निकाला जा सकता है। अब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब जो मान लीजिए वो किसी ना किसी शूट से निकला है, मान लीजिए वो स्पेड से निकला है, तो स्पेड में कितने एलिमेंट हैं आपके, 13 एलिमेंट हैं, तो पी ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका 13/52 मीन्स 1/4। तो पी ऑफ ए मिल गया, पी ऑफ बी मिल गया। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर फ्रॉम सेम शूट, एक शूट से हों, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, P of AB and that is equal to P of A into P of B, वो हो गई 1 into 1/4 and 1/4, दोनों हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यही प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड्स किससे हों, आपके सेम शूट से हों। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे, बोथ द कार्ड्स आर किंग्स। हम मान लेते हैं कि ए इवेंट क्या है आपका, किंग निकालने के लिए फर्स्ट ड्रा में, बी इवेंट है आपका किंग निकालने के लिए सेकंड ड्रा में। तो पी ऑफ ए कितना होगा आपका, मतलब देखिए टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, किंग कितने होते हैं 4, तो ये आ गया 1/13। पी ऑफ बी मतलब दूसरे ड्रा में भी किंग निकलना है, अब वो पहला वापस डाल दिया है, अभी भी किंग कितने हैं उसके पास 4 हैं, तो 4/52 मीन्स 1/32। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ड्रॉन आर किंग and PAB is equal to P of A into P of B means 1/13 into 1/13 is equal to 1/69। कुछ नहीं करना है, जो दोनों इवेंट दे रखे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ द कार्ड्स आर किंग, वो डिनोट होता है PAB से, वो होगा PA into PB means 1/13 into 1/13 is 169। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है हमें, द फर्स्ट कार्ड इज अ स्पेड एंड द सेकेंड कार्ड इज अ रेड क्वीन। लेट ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग अ स्पेड इन फर्स्ट ड्रा, पहले ड्रा में एक स्पेड मिली, एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड क्वीन, हमें एक रेड क्वीन मिले सेकेंड ड्रा में,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कोई खास चेंज नहीं है। कि एक स्पेड मिले आपको फर्स्ट ड्रा में, स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं, उसमें 13 कार्ड्स होते हैं आपके, तो यहाँ हो जाएगा 13/52 मीन्स 1/4। और P ऑफ B प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड क्वीन, अब टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, क्योंकि पहले कार्ड को डाल दिया गया है वापस, तो रेड क्वीन कितनी होती है आपकी, 2 रेड क्वीन होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/52 मीन्स 1/26। प्रोबेबिलिटी that first card is spade and the second card is a queen. The first card is spade वो है आपका P of AB means P of A into P of B, ये है आपका that first card is spade and the second card is red queen। तो P of A है 1/4 and P of B है 1/26, तो ये हो जाएगा आपका 104। तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1/104। तो इसके साथ हमने फिनिश किया है क्वेश्चन नंबर 10 को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। In 2 successive throws a pair of dice, determine the probability of getting a total of 8 each time। मतलब क्या कह रहा है कि 2 पेयर ऑफ डाइस को 2 बार फेंका गया है, एक पेयर ऑफ डाइस को 2 बार फेंका गया है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 ईच टाइम, मतलब कि 2 इवेंट है आपके पास और दोनों ही इवेंट क्या है कि आपको टोटल ऑफ 8 मिले। तो हम यहां पर मान लेंगे लेट ए बी द इवेंट of getting a total of 8 in first throw and B be the event of getting a total of 8 in second throw। दोनों बार ही क्या मिलना चाहिए आपको 8 का सम मिलना चाहिए। तो A क्या है यहाँ पर देखिए 8 का सम कहाँ मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा 2,6 पर यहाँ पर, फिर उसके बाद आपका आएगा 3,5 4,4 5,3 एंड 6,2। इसके अलावा कहीं पर भी आपको सम ऑफ 8 नहीं मिलेगा। बी में भी कौन से एलिमेंट आएंगे, सेम यही एलिमेंट्स आएंगे। तो P ऑफ A बराबर है आपका इसमें P ऑफ B के, क्योंकि दोनों में सेम ही काम हो रहा है आपका। तो 1 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी क्या है 5/36, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं इसमें और टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट है 36। प्रोबेबिलिटी दैट को क्या निकाला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 ईच टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 8 ईच टाइम, हर बार आपको सम ऑफ 8 मिले, वो है P ऑफ ए बी एंड दैट इज इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। वो क्या है 5/36 मल्टीप्लाई 5/36। तो इन दोनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय विल गेट अ स्कॉलरशिप इज 0.9 एंड दैट अ गर्ल विल गेट अ स्कॉलरशिप इज 0.8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट अ स्कॉलरशिप। तो कोई 2 इवेंट हैं आपके कि एक लड़के को स्कॉलरशिप मिलती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.9 एंड एक गर्ल को स्कॉलरशिप मिलती है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 0.8। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल गेट अ स्कॉलरशिप। तो हम पहले भी ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। जब भी ऐसा केस आए आपके पास कि उनमें बोला जाए कम से कम एक को मिले, तो हम करते हैं 1 माइनस नन को मिले, और ये किसके बराबर हो जाती है आपकी एटलीस्ट एक को मिलेगी। तो यही हम इसके अंदर करने वाले हैं। हमने मान लिया है लेट ए बी द इवेंट दैट अ बॉय गेट अ स्कॉलरशिप, कि लड़के को स्कॉलरशिप मिले, इस बात के इवेंट को हमने ए माना है, एंड बी बी द इवेंट दैट अ गर्ल गेट अ स्कॉलरशिप। तो P ऑफ A कितना दे रखा है हमें इसमें, P ऑफ A दे रखा है 0.9 एंड P ऑफ B हमें कितना दे रखा है, वो दे रखा है हमें 0.8। अब यहाँ पर P ऑफ A नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉय विल नॉट गेट अ स्कॉलरशिप इज 1 माइनस 0.9 मीन्स 0.1, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1/2।
10. And P B naught, probability that a girl will not get a scholarship is 1 minus 0.8 means 0.2 और 2 by 10. अब मैं क्या निकाल रहा हूं, probability that none of them get a scholarship. मैंने किस बात की probability निकाली है कि उनमें से किसी को भी स्कॉलरशिप ना मिले, मतलब P ऑफ A नॉट B नॉट, कि दोनों में से किसी को भी प्रोबेबिलिटी स्कॉलरशिप ना मिले। वो क्या होगा आपका, वो होगा 1/10 इंटू 2/10 मीन्स 0.02। ये होगी आपकी कि दोनों में से किसी को भी स्कॉलरशिप ना मिले। अब क्या प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम will get a scholarship। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक को स्कॉलरशिप मिले, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल गेट अ स्कॉलरशिप। तो 1 माइनस 0.02 मीन्स 0.98। ध्यान से समझें, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जब भी ऐसा केस आता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम विल डन द वर्क, तो आप क्या करते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि उस दोनों में से कोई भी उस काम को ना करे, वो आई 0.02, और उसमें से दोनों में से कोई भी ना करे, उसको 1 में से घटाते ही किस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें, प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट ऑफ वन ऑफ देम विल गेट द स्कॉलरशिप। और यही करना है आपको हर बार एटलीस्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13, और जो हमें दे रखा है, ए कैन सॉल्व अ सम 90% of the problems of the given book and B can solve 70%. What is the probability that at least one of them will solve the problem? तो सिलेक्टेड फ्रॉम ए रैंडम बुक, मतलब कोई बुक है आपकी, उसमें से ए जो है आपका, ए स्टूडेंट है, वो 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, बी 70% को सॉल्व कर सकता है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक रैंडम प्रॉब्लम उठाई गई है और उसको कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहां पर हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 13। लेट ई बी द इवेंट दैट ए सॉल्व द प्रॉब्लम। ई हमने क्या इवेंट माना है कि ए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, एंड एफ बी द इवेंट दैट बी सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पी ऑफ ई हमें दे रखा है 90% मीन्स 90/100, और ये मिला हमें 9/10। और पी ऑफ एफ हम देखें, वो हमें दे रखा है 70%, मतलब 70/100 मीन्स 7/10। अब ध्यान से देखिए, मैं निकालता हूं पी ई नॉट, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ए विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, दैट इज 1 माइनस 1/9/10, और ये मिलेगा 1/10। पी एफ नॉट मतलब 1 माइनस 7/10, यह आ गया 3/10। प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम इज पी ई नॉट एफ नॉट, वो होगा पी ई नॉट इंटू पी एफ नॉट। ये है 1/10, ये है 3/10, मतलब ये मिला आपको 3/100। probability that none of them will solve the problem, probability that at least one of them solve the problem, probability that at least one of them will solve the problem, वो किसके बराबर होगी, 1 माइनस पी ई नॉट एफ नॉट। तो 1 माइनस 3/100, यह आया 100, 100 माइनस 3 मीन्स 97/100, और आंसर क्या मिला है 0.97। प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो 1 में से नन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम को घटाना है, एंड आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी इस बात की दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो देखिए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग अ 5 और 6 एटलीस्ट वंस
इन 4 थ्रोज ऑफ अ सिंगल डाई। मतलब कि एक डाई को थ्रो किया जाता है, उसके 4 थ्रो किए जाते हैं आपके, तो उनमें से कम एक पर 5 और 6 अपीयर हो। तो वही फंडा है आपका लास्ट क्वेश्चन की तरह। लेट ई बी द इवेंट ऑफ थ्रोइंग 5 और 6। 5 और 6 मिले तो P ऑफ E कितना होगा? ध्यान से देखिए, 5 और 6 जब एक डाई को थ्रो किया जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बनता है आपके पास? वो बनता है 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 और 6 कितनी बार आ रहा है? 2, टोटल 6। तो probability that die shows 5 और 6 is 1/3 और probability that die will not show 5 और 6 is 1 minus 1/3 and that is equal to 2/3। ये हो गया। अब मैं निकालूंगा probability that none of them shows 5 और 6 in 4 throws of die। मतलब उसको 4 बार उछाला जाता है और उनमें से एक भी बार 5 और 6 ना आए तो वो होगा P E नॉट E नॉट E नॉट। 4 में से एक भी बार आपका 5 और 6 नहीं आया है तो वो होगा P E नॉट इंटू P E नॉट इंटू P E नॉट इंटू P E नॉट आपका। यहाँ पर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 एंड ये हो गया आपका 16/81। Probability that at least one of them will show a 5 or 6 in 4 throws of die। मतलब डाई में किसी एक बार 4 थ्रोज तो 1 माइनस P ऑफ E नॉट E नॉट E नॉट, मतलब कि 1 माइनस दैट उनमें से किसी में भी एक बार भी नहीं आया है तो 1 माइनस 16/81 एलसीएम आ गया 81 माइनस 16 और यहाँ पर आया है आपका 565/81। ये आ गई प्रोबेबिलिटी दैट none of them मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम शोज अ 5 और 6 इन 4 थ्रोज ऑफ अ डाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। रमेश अपीयर्स फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट्स A and B for which selection is independent. The probability of his selection for post A is 1/6 and for post B is 1/7. Find the probability that he is selected for at least one of the posts। मतलब रमेश एक इंटरव्यू में अपीयर होता है आपका और उसमें वो पोस्ट ए के लिए सेलेक्ट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6। पोस्ट बी के लिए सेलेक्ट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/7। अब हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट हो। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन में। लेट ई बी द इवेंट दैट रमेश सिलेक्टेड फॉर पोस्ट ए, मतलब वो पोस्ट ए के लिए सेलेक्ट हो जाता है। एंड एफ बी द इवेंट दैट रमेश बिन सेलेक्टेड फॉर पोस्ट बी। तो P ऑफ E और P ऑफ F क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में? वो दे रखा है 1/6 एंड 1/7, ये हमें दे रखा है इसमें। तो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी दैट रमेश हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट। तो P E नॉट ये हो जाएगा 1 माइनस 1/6 मतलब 5/6। P F नॉट 1 माइनस 1/7 इज 6/7। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दैट रमेश इज नॉट सिलेक्टेड फॉर एनी पोस्ट, मतलब कि वो किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट ना हो, तो वो होगा P E नॉट इंटू P F नॉट। वो हो गया 5/6 इंटू 6/7। यहाँ पे कितना आ गया? 5/7। प्रोबेबिलिटी दैट Ramesh has been selected for at least one of the post,
कि रमेश कम से कम एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाए, वो होगा 1 माइनस पी ई नॉट एफ नॉट, मीन्स 1 माइनस 5/7 एंड दैट इज 7 माइनस 5 इज 2/7। तो यही प्रोबेबिलिटी है कि रमेश कम से कम एक पोस्ट के लिए आपका सिलेक्ट होगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, किसी भी पोस्ट के लिए सिलेक्ट ना हो उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करते ही आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट। तो इस क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है। इससे जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर।